नमस्कार। आज से हमने बातचीत की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला का नाम विचार विमर्श हमने रखा है। विचार विमर्श की श्रृंखला का उद्देश्य देश दुनिया के अलग अलग विषयों पर बात करना और आपके बीच रखना। आज की श्रृंखला में हमने एक एपिसोड के रूप में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है राजनीतिक विचार विमर्श। राजनीतिक विचार विमर्श के बारे में बात करते हुए हम लोग बात करेंगे वर्तमान की राजनीतिक स्थिति पर। वर्तमान का जो पक्ष है और वर्तमान का जो विपक्ष है उसके बारे में बात करेंगे। पक्ष के रूप में हम मोदी जी को जानते हैं और विपक्ष के रूप में उन सभी 26 पार्टियों को जानते हैं जो मिलकर एक नया गठबंधन तैयार किया है जिसका नाम वे लोग INDIA रखा है। मतलब एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश के छोटे शहर बड़नगर में जन्म लेता है। गुजरात स्टेट का एक छोटा सा शहर है अहमदाबाद के आसपास, जहां पर एक बच्चा जन्म लेता है एक बहुत ही निचले परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने जीवन के तमाम संघर्षों से लड़ते हुए स्टेशन पर चाय बेचने के बावजूद इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंचता है। और उसका सिर्फ एक कारण, उस व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम। वो अपने बचपन के जीवन में अपने घर में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में संघर्षों को देखता है और उस संघर्ष के कारणों को समझता है और उस कारणों पर जब उसके बैकग्राउंड में जाता है, उस कारणों के बैकग्राउंड में, तो कहीं ना कहीं नाकाम सरकार जिम्मेदार रहती है। उस व्यक्ति के रूप में आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में। जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं उस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास की होती है। आज 2023 आते आते इस देश की इकोनॉमी लगभग 400 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। जब वे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तब इस देश की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 10वें स्तर की अर्थव्यवस्था थी। आज भारत इकोनॉमिक रूप से 5वें नंबर पे स्थापित हो जाता है। आप माने या ना माने, इसमें मोदी जी का ही योगदान है, उनकी नीतियों का योगदान है, उनके ईमानदार नीतियों का योगदान है, उनके लगन का योगदान है, जिस तरह से उन्होंने नीतियों को बनाया है। आप आए दिन देख रहे हैं जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे भारत में बनाए जाए, कम से कम प्रोडक्ट का आयात किया जाए। ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की ओर वे अग्रसर हैं और
ऐसा वो कर भी रहे हैं और इसमें बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। मैं इसके विशेष चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। बात सिर्फ हमने संक्षेप में बताया कि एक ऐसा व्यक्ति इकोनॉमिक के क्षेत्र में जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी उपलब्धि क्या रही। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अगर बात कर ले तो आज भारत उस स्तर पे खड़ा है कि विश्व का कोई भी देश भारत से बात करने में हिचकता है। उसको पता है कि आज एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में भारत का नेतृत्व है और भारत आज एक सुरक्षित हाथों में है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए मोदी जी ने भारत के जितने भी बल हैं, जितने भी सुरक्षा बल हैं, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, इन सबको इतना मजबूत बना दिया है उन्होंने। उनको एक मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ जो एक व्यवस्था देनी चाहिए उस व्यवस्था को उन्होंने दिया है। इसी का परिणाम है कि वे हर जगह, चीन हो या पाकिस्तान, उनको पता है कि अगर हमने किसी भी तरह का गलत कार्रवाई की तो जवाब के रूप में एक स्ट्रॉन्ग जवाब के रूप में उन्हें देखने को मिलता है। ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। बात करें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का जो रिस्पेक्ट था, भारतीयों का जो आदर था, उसके बारे में अगर बात करें तो मोदी जी के आने के बाद आज जो विश्व स्तर पर भारतीयों का जो सम्मान बढ़ा है वो कोई भी नकार नहीं सकता है। विश्व स्तर पर एक प्रधानमंत्री का जो सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व लेवल पर, वो भी हम सभी के सामने है। आज से पहले भारत की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है वो सभी हम देख रहे हैं। अगर भारत के अंदर के विकास की अगर बात कर ली जाए तो मोदी जी के आने के बाद मुझे कोई भी ऐसा एक भी नागरिक भारत का ऐसा नहीं है जिसका अपना बैंक खाता नहीं है। उसके साथ साथ निचले से निचले तबके के व्यक्ति को बैंक खाते खुलवाने के साथ साथ उसके खाते में को जोड़ते हुए एक इंश्योरेंस की व्यवस्था करवाई गई ताकि उस व्यक्ति के साथ वो देश के किसी भी कोने में जाकर अगर काम करता है और उसकी किसी भी कारण से, किसी भी दुर्घटना के तहत उसकी अगर मौत हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए के धनराशि के रूप में उसके परिवार को मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ी सहायता के रूप में उस व्यक्ति को हासिल होता है और यह कार्य जो मोदी जी के द्वारा उठाया गया, इसको किया गया, वो बहुत सराहनीय है। इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। दूसरे कदम के रूप में अगर बात कर ली जाए तो इस देश का माँ बेटी जो गांव में रहते थे वे सब शौच के लिए अंधेरों में आपको खेतों में जाना पड़ता था। उनको आज इस देश के गांव में रहने वाला हर परिवार के घर में शौचालय की व्यवस्था करवाई गई। यह भी मोदी जी के द्वारा ही किया जाता है। उसके साथ साथ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, इस देश के 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। उन सभी गांवों को बिजली की व्यवस्था करवाई गई, पहुंचाया गया बिजली। ये सारे कार्य मैं विकास की बात बता रहा हूं, चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमें मोदी जी के आने के बाद मिला क्या है। दूसरा, इस देश के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली टू कलकत्ता, आपको आगरा एक्सप्रेसवे, मैं आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में अगर बात कर दी तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे उनके द्वारा किया गया है। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन और भी जो इस देश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस देश के लगभग सभी बड़े शहरों और छोटे शहरों को एक एक्सप्रेसवे से जिस तेजी के साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं वो सब हम लोगों के सामने है और परिणाम के रूप में है। आपको दिल्ली टू मुंबई आपको लगभग जो है कि 8 से 10 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे। ऐसे जो है कि आपको एक्सप्रेसवे बनाया गया है, ऐसे एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया गया है। तो ये सारे जो कार्य हैं, उनकी जो दूरदर्शिता है
वो सब मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है हम सभी को। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी हमारा बॉर्डर एरिया है वो कितना मजबूत है और उसकी कनेक्टिविटी कितनी मजबूत है। जब से 70 साल, लगभग 75 साल के आसपास हमारा जो है कि देश आज़ाद हो चुका है, आज़ाद हुए, और उसके बावजूद हमारे देश के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं वो सारे जो है कि देश के मुख्य केंद्र से कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत ही कटे हुए थे। उस कनेक्टिविटी को उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, जो मोदी सरकार उसको बनाने की कोशिश कर रही है और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए हैं। आज के डेट में आपको जो है कि जितने भी बॉर्डर है वहाँ पर आपको सेना को लेकर जाना है या उनके लिए कोई सामान भेजना है या फिर जो है कि गाड़ियों के द्वारा सेना को पहुँचाना है, वो सारे जो है कि बहुत ही आसान हो गए हैं। बहुत ही उनका जो डिस्टेंस है, टाइमिंग डिस्टेंस है, वो भी कम हो गया है। ये सारे कार्य आपको मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगर आप बात कर लें स्वास्थ्य के मामले में, तो मोदी जी के शासन में के आने के बाद, मोदी जी के शासन के आने के पहले इस देश के अंदर सिर्फ एक एम्स हुआ करता था। आने के बाद इस देश के हर कोने में मतलब कुल सेंस की नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये सारे जो है कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। जो साउथ का व्यक्ति है उसको भी एम्स की व्यवस्था मिल जाए, नॉर्थ का व्यक्ति है उसको भी दिल्ली नहीं आना पड़े, उसको भी नॉर्थ की व्यवस्था उसके ही आसपास मिल जाए। इसको ध्यान में रखते हुए लगभग जो है कि कई और एम्स का निर्माण करवाया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको निर्माण हो भी चुके हैं और वहाँ पर जो है कि लोगों को व्यवस्था मिल भी रही है। इसके अलावा एक गरीब आदमी के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, एक गरीब आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जब वो बीमार पड़ता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि पैसे नहीं होते हैं उसके पास इलाज करवाने के लिए। इस देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ दिया है, जिसके अंतर्गत आप 5 लाख रुपए तक इलाज इस देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप करवा सकते हैं। उसमें उसके बच्चे, उसके मम्मी पापा, इवन व्यक्ति, हर कोई लगभग शामिल होता है उसमें। ये क्या एक छोटी उपलब्धि है? ये 140 करोड़ वाले देश में ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिसको अचीव करना यह बताता है कि वह व्यक्ति के अंदर कितनी बड़ी राष्ट्र के प्रति प्रेम है। इस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके प्रति कितनी संवेदना को दिखाता है। यह जताता है कि वो व्यक्ति कितना चिंतित रहता है और इसीलिए उस व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति इस देश का उद्धार करने के लिए देश का प्रधानमंत्री बना है। अगर सब कुछ ऐसा है, इतना काम करने के बावजूद भी आज विपक्षी के द्वारा इतने विपक्ष क्यों उनके अगेंस्ट में है, इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। इस देश के अंदर अब हम बात करते हैं विपक्ष के बारे में। इस देश के अंदर 70 सालों से एक कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार जब रही है तो वो रहते हुए इस देश के अंदर, इस देश से बाहर अलग अलग अपने उन्होंने नेटवर्क को बनाया है। वो नेटवर्क कौन से हैं? उस नेटवर्क का बनाने का उद्देश्य क्या रहा कि हम सरकार में रहते हुए वो नेटवर्क उन्हें कहीं ना कहीं उनको सरकार में बने रहने के लिए सहायक होंगे और अगर विपक्ष में जाते हैं तो जो पक्ष में होगा उसको हटाने के लिए सहायक होंगे। और वो जो नेटवर्क के रूप में जो उन्होंने बनाया है वो नेटवर्क है अलग अलग इतिहासकारों के रूप में, विश्व लेवल पर अलग अलग इतिहासकारों को उन्होंने नेटवर्क के रूप में बनाया है। अलग अलग जुडिशरी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को खुद से जोड़ा है, वो सारे उनके नेटवर्क हैं। अलग अलग आपको जितने भी अभिनेता हैं उनको भी जो है कि नेटवर्क के रूप में रहा है, बना करके अपने साथ साठगांठ करके उन्होंने रखा है। उसके बाद अलग अलग उद्योगपति हैं जो इंटरनेशनल लेवल के जो उद्योगपति हैं उनके साथ उनके साठगांठ, उनके तार देखने को मिलते हैं। अलग अलग जो इस देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो स्वार्थी लोग हैं, उनको जोड़ करके रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि जब ज़रूरत होगी आपकी, हम उस वक्त आपका उपयोग करेंगे।
और इसके परिणाम के रूप में आज जो विपक्ष है, आप आए दिन मोदी का विरोध करते हुए आपने देखा होगा कि ये इतिहासकार द्वारा ये चीज़ लिखी गई है, वो सारे मोदी के विपक्ष में, या फिर जो है कि बहुत सारे आपने सुना होगा कि जो है कि अवार्ड वापसी गैंग, आपने बीच में सुना होगा एक अवार्ड वापसी गैंग है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साहित्य के क्षेत्र में जिनको जो है कि अवार्ड दिया गया था, उन्होंने उस अवार्ड को वापस किया। ये सारे जो है कि नेटवर्क हैं उनके, ये सारे जो नेटवर्क हैं वो इनडायरेक्टली सॉफ्ट तरीके से विपक्ष का सहयोग करते हैं। आप खुद सोचिए कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने किस मुद्दे पर इस सरकार का साथ दिया है। वो एकदम टाइम देख करके मतलब आप ये बताइए कि जब भी जो है कि संसद चलना होता है, उस संसद चलने के जस्ट पहले वो एक बड़ा जो है कि षड्यंत्र के तहत एक मुद्दा लेकर आ जाते हैं। वो उनके जो है ना कि जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के द्वारा उस मतलब प्रोपेगेंडा को खड़ा किया जाता है, और उस प्रोपेगेंडा के सहारे वे फिर संसद में हंगामा करना, संसद को चलने नहीं देना, संसद में बातचीत नहीं करने देना। सिर्फ जो है कि उनका बातचीत करना भी उद्देश्य नहीं होता है, उनका बातचीत करना भी उद्देश्य नहीं होता है। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें जो देश की समस्याएं हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया जाए और उस देश की समस्याओं को हल किया जाए। उनका बिल्कुल कतई ऐसा उद्देश्य नहीं है। उनका सिर्फ उद्देश्य क्या है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि विपक्ष के रूप में हम उन 26 पार्टियों के रूप में थोड़ी सी चर्चा कर लें। उन विपक्ष के पार्टियों के रूप में जो पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं? टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, आप डीएमके है, ये आपको साउथ की पार्टी है। उसके बाद आपको जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उसके बाद आपको कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद मुलायम सिंह की पार्टी एसपी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, आपको राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है जिसके जो है कि संस्थापक आपको लालू प्रसाद यादव जी हैं। आप समाजवादी पार्टी जिसके मुलायम सिंह यादव जी हैं। और उसके बाद जो है कि ये सारे ऐसे लोग हैं, पीडीपी है। ये सारे जो पार्टियां हैं, मैं इनको पार्टियों के रूप में नहीं, मैं ये सभी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे जो है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो पार्टी का नाम दे करके इस देश के विपक्ष के रूप में मोदी के सामने खड़े हैं। इनका मोदी का विरोध करने का सिर्फ एक कारण है। वो कारण है कि उन्होंने जो 70 सालों में जो अपराध किया है, इन्होंने जो 70 सालों में इस देश के धन को लूटा है, सिर्फ कैसे उस धन को बचाया जा सके, अपने कुकर्मों को कैसे छुपाया जा सके, सिर्फ उस लिए मोदी का विरोध करना है। और उसको कैसे भी मोदी को किसी भी तरह से उनको सत्ता से बाहर निकालना है, ये इनका उद्देश्य है। इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे जो है कि इस देश की समस्याएं खत्म हो जाए, इस देश के अंदर जो गरीबी है वो खत्म हो जाए, इस देश के अंदर जो आपको बेरोजगारी है वो खत्म हो जाए, इस देश के अंदर जो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जा सके। इस देश के अंदर जो भी समस्या है उसको दूर करना कतई उनका कोई संबंध नहीं है। उनका सिर्फ एक संबंध है कि अपने हित में कैसे काम किया जा सके। इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज आप देख लीजिए कि ये हमारे राहुल गांधी जी हैं। ये राहुल गांधी जी इस देश के 70 सालों से राज करने वाले परिवार के जो वारिस हैं। मैं उनको राजकुमार के तौर पे कहना चाहूँगा, वो राजकुमार हैं। उनका इस देश के किसी भी अहित से कोई संबंध नहीं है। उनका सिर्फ एक स्वार्थ है कि कैसे भी किसी भी कीमत पर सरकार के रूप में वो कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे गठबंधन करके आ जाए, ताकि उनके किसी भी जितने भी कुकर्म है, जितने भी इस देश के अंदर जो घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको कैसे भी छुपाया जा सके। सिर्फ यही उनका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरे जो पार्टी है आपको आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो आपको अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने जब 2010-11 में जब आप सभी लोग जब मंचों पर अन्ना हजारे जी के मंचों पर इनको देखा होगा, उस टाइम इनके बातों को सुना होगा
जब इन्होंने जो है कि अपनी पार्टी बनाई होगी, इनके बातों को सुना होगा, हम सभी जो राष्ट्र प्रेमी जो लोग थे, उनके मन में एक चिंगारी जग गई होगी कि एक हमारा मसीहा पैदा हो गया है, एक हमारा मसीहा आ गया है जो हमारे जो है कि जो दुख दर्द है, जो भी इस देश की समस्याएं हैं, उसको बाहर निकालने में अभी भूमिका निभाएगा। ये व्यक्ति इस देश के सीएम के रूप में हम सभी के सामने है। ये जब सरकार में आने वाले थे, जब ये चुनाव लड़ने वाले थे, तो ये कहते थे कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, ये कहते थे कि हम कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं लेंगे, कोई भी वीआईपी व्यवस्था नहीं लेंगे। लेकिन आज इनके सारे मंत्री आपको भ्रष्टाचार के आरोप में, बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो जेल में हैं, और ये इतने सातिर हैं जेल में मतलब इनके अंदर इतनी सातिराना हरकत इनकी देखने को मिलती है कि जब भी जो है कि ये हमेशा अपने पक्ष में कैसे बातों को किया जाना है, ये चीज़ उनको बारीकी से आता है। तो एक तरफ ये जो है कि केजरीवाल जी हैं विपक्ष के रूप में, तीसरी पार्टी है आपको टीएमसी की जो सीएम है वो आपको ममता बनर्जी के बारे में आप सभी जानते हैं बंगाल की स्थिति क्या है, वहाँ पे जो लोगों का अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्थिति क्या है, वहाँ पे लोकतंत्र की स्थिति क्या है। आज वहाँ पर कोई भी एक छोटे जो लेवल के जो चुनाव होते, पंचायत चुनाव, उस पंचायत चुनाव की ये स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपने जाके नामांकन तक नहीं कर सकता था। उनकी पार्टी के गुंडों द्वारा उसके नामांकन तक को रोक दिया जाता था, उसको डरा कर रोक दिया जाता था। ये उनके हरकत थी। ये आपको टीएमसी पार्टी का। उसके बाद अगर बात कर ले आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव, आप सभी को याद होगा कि 1990 में ये बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि ये ऐसे असंवेदनशील लोग हैं कि जिनको थोड़ी सी भी उनकी आंखों में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति 15 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की राजगद्दी पर बैठता है, और उसके बाद आज की स्थिति ये कि 15 साल तक उस वक्त, और उसके बाद उनके साथ जो गठबंधन में है अभी नीतीश कुमार जी, ये लगभग जो है कि 15 साल ये भी बैठते हैं। आरजेडी ये बीजेपी के साथ में थे, फिर जा करके अभी नीतीश कुमार जी हट करके अभी जो है कि आरजेडी के समर्थन से सीएम है। ये जो व्यक्ति हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव, आप ये लोग अपने आप को जो यादव कम्युनिटी के जो लोग हैं बिहार के अंदर रहने वाले, उनके मसीहा के रूप में अपने आप को दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि मैं आपका मसीहा हूँ, मैं आपके अधिकारों की बात करने वाला नेता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वे आपके अधिकारों की बात करते हैं, आपको समझ लेना चाहिए कि वो आपके अधिकारों की नहीं बात करते हैं, वो अपने स्वार्थ की बात करते हैं, जो आपको देखने में नहीं, वो देखता नहीं है आपको। बस आपको लगता है कि वो यादवों के नेता, मैं कहता हूं कि वो अपने देश के नेता, अपने परिवार के नेता हैं, अपने परिवार को नेतृत्व कर रहे हैं, अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर वो यादवों के नेता हैं तो जो पहली बार उन्होंने जो है कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो किसी भी मैं कहता हूं कि किसी भी गैर, उनके जो परिवार से नहीं आते थे, किसी गैर यादव को जो उनके परिवार से कोई संबंध नहीं था, उसको क्यों नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, उसको उन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया। उसको तो उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो मुख्यमंत्री अपने परिवार के, उनके बाद की मुखिया अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बनाते हैं। उसके बाद उनके 2 सुपुत्र हैं, जो आज एक डिप्टी सीएम है और दूसरे जो है कि एक मंत्री है। मैं उनसे ज़्यादा विशेष उनके बारे में चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि परिणाम आप सभी के सामने है। आपके लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो मजबूत चीज होती है वो जनता के विचार होते हैं, और विचार ही परिणाम के रूप में सरकार कौन बनाएगा, कौन जो है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा और कौन प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, परिणाम के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो हमें अपने विचारों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों के मतलब पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है।
और यह देखने की आवश्यकता है कि कौन हमारे हित में है, कौन सा विचार हमारे हित में है, कौन सा विचार हमारा अहित में है। तभी जाकर के हम एक सही निर्णय ले सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो आज के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा नेतृत्व हमारे जीते जी देखने को मिल रहा है। और हम सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि अगले 10 से 15-20 सालों तक मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर बनी रहनी चाहिए। तभी जाकर के जो ये भारत है ये विश्व गुरु के रूप में हम सभी के सामने देखने को मिलेगा। बात बहुत लंबी हो गई। इसी के साथ फिर हम अगले विषय पर चर्चा करते हुए आप सभी के बीच मिलूंगा। नमस्कार।